चलिए, तो आज यहाँ पर आपकी सैर सपाटे की हम बात करने वाले हैं, बताने वाले हैं कैसे बनाए एक ट्रैवल फंड। वैसे तो ट्रैवल फंड किसी भी जगह पर घूमने फिरने के लिए बनाया जा सकता है, लेकिन जिस तरह से आध्यात्मिक पर्यटन को हम देश में बढ़ता हुआ देख रहे हैं, स्पिरिचुअल या रिलीजियस टूरिज्म का जो बढ़ावा मिल रहा है सरकार की तरफ से, और तमाम हम देख रहे हैं कि जो बजट में भी ऐलान हुए थे कि राज्यों को भी जो है प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि वो इस तरह के टूरिज्म को बढ़ावा दे। तो इस तरह की जगहें कैसे मशहूर हो रही हैं और कैसे आपको प्लानिंग करनी चाहिए, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, घूमने फिरने के लिए कहाँ कौन सा समय सही है, आज इसकी पूरी प्लानिंग हम आपको लिए करवाएंगे। मेरे साथ विनोद कुमार त्रिपाठी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ईस्ट माई ट्रिप, जुड़ गए हैं। अर्चना सिंह, फाउंडर ट्रैवल सी राइटर, हर्षवर्धन रुंगटा, CFP रुंगटा सिक्योरिटीज। आप तीनों का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और आज ट्रैवल बकेट लिस्ट, खासतौर से स्पिरिचुअल और ट्रैवल बकेट लिस्ट जो होगी हमारे दर्शकों की, वो आप बनवाएंगे। तो विनोद कुमार त्रिपाठी जी, आपके पास आऊंगी सबसे पहले, क्योंकि आपसे ये जानना है मुझे कि पिछले कुछ दिनों में किस किस तरह की स्पिरिचुअल जगह, रिलीजियस जगह जो है डिमांड में है, आपके पोर्टल पर किस किस तरह की बुकिंग होती हुई आप देख रहे हैं। कुछ बातें बताएं ताकि चर्चा को आगे हम ले जा सकें। देखिए, रिलीजियस जगह पर तो लोग शुरू से जाते रहे हैं। जाने के जरिए अलग अलग थे। कोई ट्रेन से जाता था, कोई कार से जाता था, कोई बस से जाता था। आज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़ गया है, और इंफ्रास्ट्रक्चर बनने की वजह से, खासतौर से एयरपोर्ट्स आने की वजह से, खासतौर से हाईवेज बनने की वजह से, इन जगहों पे जाने के साधन बढ़ गए हैं। नेचुरली ये जो नई नई जगहें हैं, जैसे बनारस हो गया, अयोध्या हो गया, उज्जैन हो गया, जो अभी चर्चा में आए हैं, ये वो जगह हैं जहां पर कि न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है, बल्कि इनके इनके पूरे कॉम्प्लेक्स को भी बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया गया है। और इस वजह से लोगों में क्यूरियोसिटी पैदा हुई है कि भाई ये नए स्वरूप में ये अब कैसे लगते हैं, किस तरह के लगते हैं, चलिए चलकर देखा जाए। तो इस वजह से आप ये नहीं कह सकते हैं किसी एक जगह की डिमांड है। डिमांड तो शिरडी की भी है, डिमांड बनारस की भी है, डिमांड अयोध्या की भी है, मथुरा की डिमांड तो शुरू से ही रही है। साउथ में अगर आप जाएं तो मदुरई वगैरह की भी डिमांड काफी रहती है। तो हमारे जो कन्वेंशनल है, पूरी उड़ीसा में आप जाएं तो पूरी है। तो जितने हमारे कन्वेंशनल रिलीजियस प्लेसेस हैं, इधर आप खजुराहो को आप जोड़ लीजिए, तो डिमांड तो हर जगह की ही रहती है। लेकिन इधर बनारस, अयोध्या खास तौर से, इन जगहों की डिमांड काफी बढ़ चुकी है। और डेटा मैं आपसे मांगना चाहूँगी, लेकिन वो हम चर्चा में आगे रखेंगे, जहाँ पर जानना चाहेंगे कि किस किस तरह के ऑफर्स भी एज अ पोर्टल और तमाम तरह के प्लेटफॉर्म्स पर हम लोगों को मिलता हुआ देख रहे हैं। लेकिन अर्चना, आपके पास मैं आऊँगी। आप ये बताएं कि आप तो लगातार ट्रैवल करती आ रही हैं, लेकिन जिस तरह से ये स्पिरिचुअल और रिलीजियस टूरिज्म का एक ट्रेंड अब देश में शुरू हुआ है, आपने कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह अब तक कवर की है, क्या क्या नोटिस किया है आपने? क्योंकि इन सब जगहों पर आप जब भी जाते थे, ऐसा नहीं है कि आस्था पहले नहीं थी भारतीयों में, बिल्कुल थी, लेकिन अब जो है इसको एक बूस्टर डोज जो है वो दी जा रही है, और बनता भी है। भारत को एक्सप्लोर करने का एक ये सांस्कृतिक तरीका जरूरी भी है। बिल्कुल, इनफैक्ट इसका श्रेय मैं डेफिनेटली हमारी सरकार को देती हूँ, जिन्होंने ना रिलीजियस टूरिज्म को एक बड़े ही डिफरेंट तरीके से अभी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि ना 2 साल पहले जब काशी विश्वनाथ टेम्पल का लॉन्च किया था, तो उस टाइम से एकदम से, मतलब बनारस तो बहुत पुराना शहर है, लोग जाते ही रहते हैं वहाँ हमेशा। बट जैसे कि पिछले साल ही वहां पर 5 करोड़ लोग गए थे, और ऐसा नहीं था कि मंदिर बना दिया, मतलब काशी विश्वनाथ टेम्पल बना दिया और फिर उसके बाद छोड़ दिया। हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटीज चलती रहती है वहां पर ना। जैसे अभी शिवरात्रि आएगी तो वहां पर एक मेगा फेस्टिवल होता है, मतलब पूरे ईयर भर ना कुछ चलता रहता है। और जैसे कि अभी अभी अयोध्या का इस वक्त काफी ज्यादा है, और मैं अभी पढ़ रही थी, जैसे कि कुछ नंबर्स मेरे को अभी पता चले थे कि जब वो लॉन्च हुआ था दोबारा, सॉरी लॉन्च कॉर्पोरेट वो भाषा आ गई, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि जब जब उसका दोबारा से लोगों के लिए खोला गया टेम्पल, तो उस टाइम से लेके मतलब कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट 2-2.5 लाख श्रद्धालु रोज जा रहे हैं वहां पर। तो नंबर तो बहुत बढ़ रहे हो, और जो यंगर जनरेशन, जिनको सोचा जाता था कि वो लोग नहीं जाते हैं, एंड रिलीजियस टूरिज्म मोस्टली ओल्ड लोग जाते हैं, वैसा भी नहीं है। आपको देखने को मिलेगा कि यंग लोग भी काफी जाते हैं। वैष्णो देवी तो हमेशा से पॉपुलर रहा ही है, शिरडी, अमृतसर, हर जगह। जैसे कि अभी सर ने भी कहा था कि
रिलीजियस टूरिज्म तो काफी पॉपुलर रहा है और अब उसको एक कल्चरल पैकेज में जो डाला गया है, जो इवेंट्स उसके चारों तरफ करते हैं, जैसे कि देव दीपावली होता है या इस तरह के डिफरेंट फेस्टिवल जो बनाए गए हैं, उससे इन अट्रैक्शन और ज्यादा ये अट्रैक्टिव हो गए हैं लोगों के लिए। देयर इज मोर रीजन फॉर पीपल टू गो देयर। तो मेरे को तो ये सारी चीजें काफी अट्रैक्टिव लगती हैं। जैसे कि अगर आप वाराणसी जाते हो तो वहां पर खाली टेम्पल ही नहीं है, और भी बहुत कुछ है वहां पर। खाने पीने के लिए है, एडवेंचर एक्टिविटीज भी है, क्रूज टूरिज्म भी चालू किया है। तो ये ओवरऑल जो डेस्टिनेशन का डेवलपमेंट होता है, जो लोकल कम्युनिटीज को फायदा होता है, तो मुझे तो वो बहुत अट्रैक्ट करता है। बिकॉज क्योंकि एक स्पिरिचुअल जगह पर जाने तक बात सीमित नहीं होती है। आजकल जो है उसके इर्द गिर्द भी लोगों का घूमना फिरना होता है। अगर आप एक जगह जाते हैं तो उसके आसपास भी एक्सप्लोर करके आइए और पूरा जो है आपका एक ट्रैवल ट्रिप ऐसे प्लान हो सकता है। हर्ष, ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास सही तरीके का पोर्टफोलियो हो तो आप कोई भी तरह का ट्रैवल प्लान नहीं बना सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली अब वो सारे लोग जो कि स्पिरिचुअल टूरिज्म के ज़रिए ही अगर अपनी ट्रैवल बकेट लिस्ट बनाना शुरू कर रहे हैं या ट्रैवल फंड बनाना शुरू कर रहे हैं, तो किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, खर्चे तो उतने ही होने हैं, बस ये है कि अगर आप भारत में जा रहे हैं, जो जो नॉर्मली भी आपके होते हैं कि आपकी डेस्टिनेशन इंडिया है या इंडिया के बाहर है, बट सोची समझी प्लानिंग करने से जो आपके अनएक्सपेक्टेड खर्चे हैं वो थोड़े से कम हो सकते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि एक ट्रैवल फंड बाकायदा आपके पास होना चाहिए। पहले भी हमेशा से हम आपको समझाते आए हैं, दर्शकों को हर्ष हमने हमेशा ये समझाया कि अपने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स को आप आंक लें, उसके मुताबिक आप निवेश की रणनीति बनाएं। अब ट्रैवल फंड की अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये मुद्दा अब आया है, और ऐसे में स्पिरिचुअल और रिलीजियस ट्रैवल फंड की अगर मैं बात करूं, तो क्या कुछ बुनियादी बातें अलग होंगी या आपको लगता है कि फॉर्मूला तो सेम ही है, कुछ खास बदलेगा नहीं? आप तो ट्रैवल ही कर रहे हैं तो खर्चा तो उतना ही आना है। जी हाँ कविता, आपने जैसे कहा कि अगर ये स्पिरिचुअल टूरिज्म की तरफ है तो इसे हम ट्रैवल बकेट में ही लगाएंगे, अनलेस आप इसे कोई तीर्थ यात्रा के रूप में जा रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट टास्क है आपकी फैमिली के लिए, आप अपने पेरेंट्स को तीर्थ यात्रा करवाना चाह रहे हैं, तो वो एक अलग ब्रैकेट में आ जाता है। लेकिन अगर आप एक ट्रैवल पर्पस, एक मान लीजिए स्पिरिचुअल हॉलीडे भी हो गई आपकी, एक बाकी फैमिली के साथ टाइम भी बिताना, तो एक जनरल ट्रैवल बजट में ही आता है। अब फाइनेंशियल प्लानिंग पॉइंट्स में के आधार पे अगर आपको 3-4 चीजें बताऊं जो ट्रैवल फंड बनाते हुए ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात यह है कि आपके जो सारे गोल्स हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स में भी, अगर ये ट्रैवल प्लान आपका मान लीजिए शॉर्ट टर्म गोल्स में आता है, तो प्रायोरिटी लिस्ट में पहले आपके इमरजेंसी फंड आता है। मैं क्यों हाईलाइट कर रहा हूं, क्योंकि आज की तारीख में ऐसी सिचुएशन हो गई है कि लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं, उनके लिए हॉलीडे वगैरह बहुत प्रायोरिटी लिस्ट पे आने लगी है, और वो कई लोग इमरजेंसी फंड के एट द कॉस्ट ऑफ इमरजेंसी फंड वो अपने ट्रैवल कर रहे हैं। पहली बात आपको फंडामेंटल्स याद रखना है कि इमरजेंसी फंड एक प्रायोरिटी गोल है, और वो पूरा होके ही आप ट्रैवल फंड की तरफ बढ़ाते हैं। दूसरी बात यह है कि जो ट्रैवल फंड है, जो ट्रैवल फंड आप बनाना चाह रहे हैं, वो क्योंकि एकदम मैंडेटरी नहीं होता है, और वो आप पोस्टपोन कर सकते हैं, टाइम बाउंड नहीं होता कि मान लीजिए अगर आपको बच्चों की पढ़ाई है, फीस भरनी है, तो एक पर्टिकुलर तारीख तक ही भरनी है। ट्रैवल आप आगे प्रीपोन पोस्टपोन कर सकते हैं। तो जब आप इसकी बजटिंग करते हैं और इसका इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, हालांकि ये शॉर्ट टर्म गोल है, फिर भी आप चाहें तो इसे इक्विटी में निवेश कर सकते हैं, जो आप इक्विटी एसआईपी के जरिए आप अपना ट्रैवल फंड बना सकते हैं। ये मैं क्यों, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने कहा कि ये सिचुएशन नहीं है कि आपको टाइम बाउंड है कि आपने अगर अभी ये छुट्टी नहीं ली तो बाद में जाके आपको बड़ी दिक्कत होगी, वो सिचुएशन नहीं है। तो आपको अगर कोई कारण से मार्केट आपका जो एसआईपी आप कर रहे हैं उसमें नेगेटिव में है, तो आप उसे अपनी हॉलिडे पोस्टपोन भी कर सकते हैं। अगर आपका मार्केट बहुत अच्छी तरह चल गया और आपको रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हैं, तो आप लग्जरी होटल्स में रह सकते हैं। नहीं है तो आप बजट होटल्स में रह सकते हैं। आप अपनी जो हॉलिडे की टेन्योर है, वो नंबर ऑफ डेज आप बढ़ा या घटा सकते हैं। तो एक तरीका इन्वेस्ट करने का ये है, इस पर्टिकुलर गोल के लिए शॉर्ट टर्म होने के बावजूद आप इसे एक इक्विटी एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप ऐसी कैटेगरी में आते हैं जिन्हें हॉलिडे मस्ट है, बोलते हैं कि हमें कुछ भी हो जाए, हॉलिडे हमारी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट में आता है, अगर वैसी सिचुएशन है तो आपको डेट फंड्स में या हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट करना होगा। तो ये तो हो गया आपके स्ट्रक्चर की पॉइंट। अब आपको ध्यान रखना है कि क्योंकि ट्रैवल भी आप प्लान कर सकते हैं,
आप लोन लेके ट्रैवल ना करें। सो ये एक बहुत एक ऐसी सिचुएशन हो गई है कि अभी आज की तारीख में एट अ क्लिक ऑफ अ बटन आप हॉलीडे पे चले जाइए और ईएमआई में उसकी किस्त देते रहिए। मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप पहले जमा करें और फिर वो खर्च करें हॉलीडे के लिए। लोन लेके ईएमआई ना भरें, इससे अच्छा एसआईपी या कोई तरीके से रिकरिंग डिपॉजिट या कोई भी तरीके से आप उसे एक्यूमुलेट करें और फिर खर्च करें, विच मीन्स आप हॉलीडे को पोस्टपोन करिए जरूरत है तो, लेकिन लोन लेके आप ईएमआई कंटिन्यू साल भर ना करें। आई थिंक दैट इज नॉट द राइट वे टू गो अबाउट इट। मैं थोड़ा सा आपके साथ फंड्स और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ के लिए नाम भी जानना चाहूँगी, सो दैट जो भी आपने बात समझाई है उस पर लोग अमल कर सकें सही जगह पर निवेश करके। लेकिन विनोद कुमार जी, अब थोड़ा सा हम ऑफ़र्स पर बात करते हैं, क्योंकि आप ही की तरह बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स हैं जो अब इस तरह के टूरिज़्म को बढ़ावा भी दे रहे हैं। नॉट दैट ट्रैवल ऑफर्स पहले पोर्टल्स नहीं लेकर आते हैं, सीजन्स के दौरान लेकर आते हैं, अलग अलग जगहों के लिए जो टाइप्स होते हैं वो ऑफर्स आपको दिए जाते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैं स्पिरिचुअल और रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात करूं, अयोध्या का ही अगर हम एग्जांपल ले विनोद कुमार जी, तो वो एक अपने आप में इकोनॉमी बन गई है। ठीक है, वहाँ पे आप सिर्फ एक ट्रैवल के लिए नहीं जा रहे हैं, आप एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं। तमाम तरह की सुविधाएं वहाँ पर खड़ी हो गई हैं, होटल से लेके हॉस्पिटल से लेके सभी कुछ वहाँ पर अब मौजूद हो गया है ना। तो अब मुझे ये बताइए कि जिस तरह का आपने फ्लो आता हुआ देखा है, जो ट्रैफिक आता हुआ देखा है, कुछ जगहों के नाम आपने बताएं, भले ही वो ईस्ट में हो, साउथ में हो, नॉर्थ में हो, लोग जहाँ जा रहे हैं, आपके पोर्टल पर आप किस किस तरह के ऑफर्स और बंडल पैकेजेस जो हैं वो लोगों को ऑफर कर रहे हैं इस तरह के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए? देखिए, मेरा मानना ये है कि हिंदुस्तान में आपको इन जगहों पे जाने के लिए किसी भी तरह के प्रमोशन की कोई जरूरत ही नहीं है। देखिए, हमारी प्रॉब्लम कुछ और थी। हमारी प्रॉब्लम जो थी वो टाइम का फैक्टर था। टाइम का फैक्टर ये है कि रेलवे की कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं थी, एयरलाइंस की कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं थी। आपको अगर अयोध्या जाना है तो पहले आप लखनऊ जाइए, लखनऊ जाके के फिर आप टैक्सी कीजिए, फिर आप अयोध्या जाइए। आज अयोध्या में एयरपोर्ट है, तो आदमी एक बहुत शॉर्ट पीरियड में इन जगहों पर जा सकता है। मुझे नहीं लगता, और मुझे मेरी जानकारी में आज तक किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जाने के लिए किसी ने कोई पैकेज, किसी टूरिज्म ने, किसी होटल ने, किसी ने कोई पैकेज दिया हो, कम से कम ये मेरी जानकारी में तो बिल्कुल नहीं है। वो एक अलग बात है कि लीजर सीजन में जब जब लोग नहीं जाते हैं, बच्चों के स्कूल चलते रहते हैं, ऑफिस चल रहे हैं, और उस वक्त एक एक किसी तरह के पैकेज की बात हो सकती है। और वो सिर्फ टूरिस्ट, सिर्फ रिलीजियस प्लेसेस के लिए नहीं है, वो तो हर जगह के लिए एप्लीकेबल है। Therefore, मुझे तो लगता ही नहीं है कि हिंदुस्तान में लोग वैसे भी इतना ट्रेवल करते हैं कि अब मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं। मैं बॉम्बे में रहता हूं, यहाँ पर सैटरडे संडे को लोगों के पास जाने की दो जगह होती थी। लोनावला चले गए, खंडाला चले गए, तो सुबह गए, शाम को लौट करके आ गए। आज आपकी कनेक्टिविटी बॉम्बे से ही इलाहाबाद की हो गई है, लखनऊ की हो गई है, अयोध्या की हो गई है, बनारस, इतने इतने ज्यादा एयरपोर्ट्स आ चुके हैं और कनेक्टिविटी इतनी बढ़ गई है कि लोग खुद ही बाहर निकलने वाले हैं, खुद ही बाहर जाने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके के प्रमोशन पैकेज देने की जरूरत आज हमारे हिंदुस्तान में लोग महसूस करते हैं। अर्चना, अब मैं चाहती हूँ कि आप बाकायदा एक ट्रैवल लिस्ट प्लान करके दें हमारे दर्शकों के लिए। ठीक है, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर भारत में जाई जा सकती हैं रिलीजियस स्पिरिचुअल टूरिज्म को ध्यान में रखते हुए। बहुत सारी ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। अगर हम स्पिरिचुअल टूरिज्म की बात करें तो ऐसी बहुत सारी नई नई जगह उभर भी रही हैं जहाँ पर आप शायद जाना चाहेंगे। तो अब वो कौन कौन सी जगह हैं जो आप हाईलाइट करना चाहेंगी, और किन किन सीजन स्पेसिफिक जगह भी हैं मेरे ख्याल से जहाँ पर आप सजेस्ट करेंगे कि लोगों को जाना चाहिए? और केवल वो जगह ही नहीं, अगर आप उस एरिया में जा रहे हैं, उस शहर में जा रहे हैं, तो उस इर्द गिर्द भी कहाँ कहाँ घूमा जाए, कुछ बताइए। बजटिंग के हिसाब से भी कुछ बताइए। बिल्कुल, देखिए अभी महाशिवरात्रि आने वाली है और होली आने वाली है, तो मार्च तो पूरा छुट्टियों का मौसम होता है। इस टाइम तो मौसम भी बड़ा सही होता है और बड़े लॉन्ग वीकेंड्स भी आ रहे हैं। तो ये तो एक आइडियल टाइम है जब आप जा सकते हो। और अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपके तो बस सोने पे सुहागा है, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत ही पास में भी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप वाराणसी बड़े आराम से पहुंच सकते हो। वहां पर ओवरनाइट ट्रेन भी जाती है और फ्लाइट भी है, जो कि आराम से आपको 7-8 हजार रुपए में आपको फ्लाइट भी हो जाती है। आप आराम से अगर आप वाराणसी जाते हो तो 20-25 हजार में आपका वीकेंड ट्रिप या 3-4 दिन का ट्रिप हो जाता है। और वहां पर
का जो माहौल होता है शिवरात्रि पे वो देखने लायक होता है। मतलब मैं आपको एश्योर कर सकती हूँ शायद ही आप कहीं और देखेंगे वैसा माहौल जो कि वहां पर होता है शिवरात्रि में वाराणसी। तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगी कि वाराणसी के सॉरी शिवरात्रि पे आप वाराणसी जाएं। और उसके बाद आती है होली। तो होली तो भाई ब्रज की होली तो दुनिया भर में मशहूर है। तो वहां पर ये खाली होली ना देखें बल्कि और भी बहुत कुछ है। जैसे कि ना वृंदावन में जाके कुछ दिन वहां पर रहे। जैसे मैंने खुद अभी मैं बता कर रही थी, मैंने हालांकि मेरा बचपन वृंदावन और मथुरा में बीता है, बट मैं देखना चाह रही थी कि अब कैसे चेंज हो गया और मैं कैसे और कल्चर के साथ ज्यादा इंटरेक्ट कर सकती हूँ। तो जैसे मैंने अभी अभी रिसेंटली अपनी बुकिंग कराई है, ये वृंदावन हेरिटेज टावर है जिसे आई थिंक गवर्नमेंट भी काफी प्रमोट कर रही है। वहां पर व्हाट दे डू इज कि वो आपको फैसिलिटी भी देते हैं कि आप वहां पर रह भी सकते हैं। उनके खुद के गेस्ट हाउसेस भी होते हैं, उनके खुद के विलास भी होते हैं। डिपेंडिंग आपके बजट पे आपको 700 रुपए से लेके 4,000 तक के उसमें आपको कमरा मिल सकता है। वहां पर खाना भी होता है, तो आप सात्विक भोजन वहां का परिसर का पूरा एंजॉय कीजिए। वहां पर जो कि मतलब करीब 50 रुपीज से लेके 200 रुपीज तक होता है। प्लस दे ऑल्सो प्लान योर एक्टिविटीज अगर आप चाहते हो कि आसपास, बिकॉज वो ये नहीं चाहते कि खाली आप मंदिर ही मंदिर देखो। वहां पर वो आपको डिफरेंट एक्टिविटीज में एंगेज करते हैं कि वो जो कल्चरल एक्टिविटीज होते हैं वहाँ का खान पान के बारे में और बहुत सारी चीजें जो होती हैं, जो सोशल एक्टिविटीज वो करते हैं, वो सब आप देखिए। तो एक तरह से आप जान पाते हो कि हमारा जो कल्चर है वो कितना रिच है। तो आई वुड हाईली रेकमेंड कि होली पे अगर आपका मौका लगे तो वहां पर जा सकते हैं। और अगर आप साउथ, क्योंकि ये मौसम अच्छा भी है साउथ को एक्सप्लोर करने के लिए भी, तो जैसे मदुरई हो गया आपका, चेन्नई है, और भी रामेश्वरम है, कन्याकुमारी है, तो वहां पर भी बहुत सारे पोर्टल्स के भी पैकेजेस आते हैं वहां पर। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप मेक माई ट्रिप या किसी और ईज माई ट्रिप किसी भी उस पे जाओगे तो आपको करीब 30,000 से लेके 50, 60, 70,000 डिपेंडिंग आपके बजट के हिसाब से आपको ऑल इंक्लूसिव ट्रिप मिल जाता है। पौंडीचेरी काफी अच्छा है इस टाइम जाने के लिए भी। और जैसे मार्च खत्म होता है फिर अप्रैल होता है, हल्की सी गर्मियां आने लग जाती हैं, तो उस टाइम आप वैष्णो देवी जा सकते हो। वैष्णो देवी के बड़े अच्छे अच्छे पैकेजेस आते हैं वहां पर, जैसे कि ना आपको पत्नी टॉप और जम्मू साइट सीइंग और कटरा पूरा मतलब इंक्लूडिंग आपका लोकल ट्रांसफर वगैरह सब मिला के करीब आपको वहां का भी 25,000 से लेके आपको पैकेजेस आराम से मिल जाते हैं। तो आप आराम से अपने पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ वहां पर जा सकते हो गर्मी का मौसम में। देन उसके अलावा मई का मौसम आएगा तो मई में और ज्यादा गर्मी हो सकती है। तो उसके बाद आप थोड़ा सा और ऊपर चले जाइए, तो जैसे कि धर्मशाला है, धर्मशाला के वहां पर आप जाओ तो वहां पर उस टाइम आपको पहाड़ों का सुहावना मौसम भी मिलता है। और फिर मैक्लोडगंज वगैरह के अच्छा भी लगता है वहां पर आप जाके देखो। एंड अगर आप दूसरी तरफ आ जाओ जैसे कि धनौल्टी वगैरह की तरफ, तो वहां पर भी काफी है। तो मैं तो ये बोलूंगी कि इस टाइम तो आप और हाँ हरिद्वार, हु कैन फॉरगेट हरिद्वार। हरिद्वार वगैरह भी जाने के लिए काफी अच्छा मौसम है। एंड जैसे जैसे आप चलते जाते हो फिर बाद में आपका चार धाम यात्रा खुल जाती है, तो पूरा हर महीने देश में आपके लिए कुछ ना कुछ है। और 5,000 से लेके 1.5-2 लाख तक के आपके पैकेजेस है। जैसे कि ये दो धाम का जो हेलीकॉप्टर यात्रा होती है जिसमें आपको कुछ नहीं करना होता, आपको यहाँ तक कि वीआईपी दर्शन भी मिलते हैं आपको, और हेलीकॉप्टर से वो आपको बद्रीनाथ और केदारनाथ की सैर कराते हैं। वो आपको करीब 1-1.5 लाख रुपए में भी हो जाती है। और अगर आपको अमरनाथ यात्रा करनी है तो अमरनाथ यात्रा हेलीकॉप्टर की जो होती है वो ऑल इंक्लूसिव पैकेज करीब 16,500 से शुरू हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि किसी भी बजट में पॉसिबल है और आप कुछ भी कर सकते हो। आप उसमें एडवेंचर भी डाल सकते हो, उसमें आप फूड भी डाल सकते हो, उसमें आप स्पिरिचुअल भी बिल्कुल। काफी कुछ कर सकते हो। तो बहुत कुछ, और पूरा देश अप्रोक्सीमेट तो है ही बजट हमारा। यहाँ पर, जी अप्रोक्सीमेट अ, बजट अगर मुझे समझना हो तो। तो अगर आप बजट लेके चलो, नॉर्मल बजट, और बहुत दूर अगर आप नहीं जा रहे हो तो करीब 25 से 30 हजार पर हेड के हिसाब से आप कर सकते हो। 25 to 30,000 अगर आप लगा के चल रहे हो 3 नाइट, सॉरी 2 नाइट 3 डेज का पैकेज में आपको आराम से मिल जाता है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट लाइक के 2 स्टार या एकदम कोई बेकार से गेस्ट हाउस। आई एम टॉकिंग अबाउट डिसेंट 3 स्टार 4 स्टार प्रॉपर्टीज। एंड इसमें आपके फ्लाइट भी इंक्लूडेड होते हैं, इसमें आपका साइट सीइंग वगैरह, लोकल ट्रांसफर वगैरह, वो सारा आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाइए, ऐसे पैकेजेस आपको बहुत मिल जाएंगे।
चलिए हर्ष, आपके पास आऊंगी मैं, तो कुछ फंड्स के नाम हो जाएं, कुछ स्ट्रैटेजीज हो जाएं। ओके, सो कविता, अगर हम जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि क्योंकि ये ऐसा गोल है जो टाइम बाउंड नहीं है और फ्लेक्सिबल है, अगर एक इन्वेस्टर चाहे तो इक्विटी पोर्टफोलियो से भी अपना पोर्टफोलियो बना सकता है, इसकी फंडिंग कर सकता है। तो अगर आप इक्विटी पोर्टफोलियो बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि इक्विटी साइड में आप लार्ज कैप की तरफ जाएं, तो एक सिंपल सा इक्वेशन बना के आप एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड जो सेंसेक्स या निफ्टी को रिप्लिकेट करता है वो ले सकते हैं, या आप मिड कैप फंड तक भी जा सकते हैं। स्मॉल कैप मत लीजिएगा फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस, आप लार्ज कैप या मैक्सिमम मिड कैप तक जाइए। इक्विटी बाय इटसेल्फ शॉर्ट टर्म में रिस्की है, तो आप चाहें तो मिड कैप तक भी नहीं जाके सिर्फ लार्ज कैप पर रिस्ट्रिक्ट रखें। तो उसमें आपके पास आईसीआईसीआई प्रू सेंसेक्स प्लान है, या एचडीएफसी निफ्टी फंड है, यूटीआई निफ्टी फंड है, कोई भी इंडेक्स फंड आप ले लीजिए, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जिन्हें हॉलिडे लेना ही है, मतलब आप इट्स अ नॉन नेगोशिएबल गोल, तो आप इसकी जो तैयारी है फिर वो आप डेट फंड से करेंगे। डेट फंड में आप लो ड्यूरेशन फंड्स या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स इस कैटेगरी में ही रहेंगे। सो आपके पास एडीएसएल लो ड्यूरेशन फंड है जिसको आप यूज कर सकते हैं अपने इस पर्टिकुलर गोल के लिए। तो आप इसमें बहुत ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करते, बस इतना है कि पैसे जमा होते रहेंगे और जब वक्त आएगा आपको मिलेंगे। अब अगर आप मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं और आपका गोल जो है वो 1 साल करीबन है, ये सारे जो मैं स्कीम्स बता रहा हूँ ये 1 साल का व्यू लेके बना रहा हूँ कि आपने एडवांस में प्लानिंग की और 1 साल बाद आपको इस हॉलिडे पे जाना है। तो अगर आप एक हाइब्रिड पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो बैलेंस एडवांटेज फंड एक कैटेगरी है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या अग्रेसिव हाइब्रिड फंड। तो ये आपके पास सारे ऑप्शंस खुले हैं, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट बात कविता क्या है कि ये गोल जो है इससे आपके जीने मरने में फर्क नहीं पड़ता। जैसे इमरजेंसी फंड है, आपकी बहुत दिक्कत हो सकती है अगर कोई इमरजेंसी आ जाए और आपके पैसे ना हो। तो क्योंकि ये गोल फ्लेक्सिबल है, मैंडेटरी इन उस तरीके से नहीं है, और इसमें जो खर्च है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कम दिनों के लिए जाना है या किस तरह की होटल्स में रहना है, उसी के लिए हम इसमें सारी फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हैं। जैसा इन्वेस्टर रिस्क लेना चाहे वो उस तरह का रिस्क लेके अपना पोर्टफोलियो बना सकता है। मैं पर्सनली प्रेफर करूंगा कि क्योंकि ये गोल वेरिएबल है, आप क्यों ना रिटर्न्स मैक्सिमाइज करने की कोशिश करें। अगर कोई कारण से मार्केट ठीक नहीं है तो आप अपना गोल पोस्टपोन कर लीजिए। अगर जैसे आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो आप नंबर ऑफ डेज बढ़ा दीजिए, क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी है, सारे ऑप्शन इन्वेस्टर के सामने खुले रहते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर पूरी तरह से हमने आपका ट्रैवल प्लान सेट कर दिया है, और जैसा कि हमारे तमाम पैनलिस्टों ने कहा है, मौका भी है और इस मौके को भुनाने के लिए आपके पास अब एक प्लान भी है। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, और बेहद खास शो जहां पर बात होने वाली है आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की। आपको बताएंगे कि कैसे आपकी कमाई, आपके खर्च, आपकी बचत, आपके निवेश का ख्याल आपको रखना चाहिए। दर्शकों की लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे हम अगले आधे घंटे। मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, गौतम कालिया, शेर खान भाई BNP पारिवास से, हर्षवर्धन रुंगटा CFP रुंगटा सिक्योरिटीज। आप दोनों का स्वागत है इस बेहद खास पेशकश में। और चलिए एक रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं हम दर्शकों के सवालों का, और हमारे पहले दर्शक भी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं जो कि हर्ष से अपना सवाल पूछेंगे। रितेश सिंह। रितेश नमस्कार, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच, आपने अपना सवाल हमें भेजा है। आपका सवाल हमारे पास है वैसे, और आप अपनी वाइफ के पोर्टफोलियो पर सवाल पूछना चाहते हैं, और वो जो है पराग पारे की फ्लेक्सी कैप में, निपॉन का स्मॉल कैप, HDFC अपॉर्चुनिटी, मिड कैप अपॉर्चुनिटी में निवेश कर रही हैं और स्टेप अप भी करना चाहती हैं 15 साल में 1 करोड़ रुपए, और 4 लाख करंट कॉर्पस आपका 4 लाख का है। इसके अलावा और कोई सवाल आपको रितेश ऐड करना है? बिकॉज अब सीधा मैं क्योंकि रुख करूंगी हमारे एक्सपर्ट की ओर। नहीं, थैंक यू कविता मैम, गुड इवनिंग। यही क्वेश्चन था मैम, मेरे को 15 इयर्स में 1 करोड़ का कॉर्पस करना है अभी से, तो अगर मुझे कुछ फंड्स चेंज करने हैं या ऐड करने हैं और अमाउंट कितने, तो वो करना है। जरूर जरूर, चलिए ठीक है। हर्ष बताइए क्या सलाह होगी? सबसे पहले फंड्स को देख लीजिएगा हर्ष। तो रितेश, आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है और उसमें जो आपने कहा कि हम 10% का हर साल टॉपअप भी करेंगे, सो अगर मैं उससे एक्सपोलेट करूं और कैलकुलेट करूं कि भाई ये कितना बनेगा, तो 15 साल बाद टॉपअप गिनने के बावजूद आपका करीबन 50 लाख बनता है। तो आप जहां 1 करोड़ की उम्मीद है आपको, तो उसके लिए आपको अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें जो एलोकेशन है आपका फ्लेक्सी कैप, मिड एंड स्मॉल कैप,
तो आपका हर मार्केट सेगमेंट में एक्सपोजर है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसे कोई स्पेसिफिक कारण है कि मुझे कोई आपके पोर्टफोलियो में बदलाव करने की जरूरत है। तो आप अभी कंटिन्यू करिए। इनफैक्ट आगे जाते हुए अगर आपका इन्वेस्टमेंट आपको बढ़ाना भी है तो इन्हीं स्कीम्स में अभी और स्कोप है कि जहां पे आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। तो फिलहाल कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगले दर्शक मेरे साथ फोन लाइन पर हैं टोनी सैनी। हाय टोनी, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच अपना सवाल हमें भेजने के लिए। और टोनी, आपके पास मेरे ख्याल से 10 म्यूचुअल फंड्स हैं पोर्टफोलियो में, क्या ये सही है जानकारी? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। चलिए, तो आपके 10 फंड्स की डिटेल्स हमारे गेस्ट के पास भी हैं। गौतम के पास आपका सवाल है और आपने बहुत बेहतरीन तरीके से अपने लक्ष्यों को भी आंक के रखा हुआ है, जहाँ पे बेटी की पढ़ाई, उसकी शादी, आपका खुद का घर खरीदना का लक्ष्य और आपके रिटायरमेंट का लक्ष्य भी आपने जो है बहुत अच्छे से डिसाइड कर रखा है। और आपने अपनी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स पर भी सवाल पूछे हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा समय आपके सवाल पर यहाँ पर आपको अगर आपको कुछ ऐड करना है तो आप बता सकते हैं, वरना मैं सीधा गौतम के पास जाती हूँ और आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करते हैं। डिटेल जानकारी वैसे आपने हमें दे दी है, क्या और कुछ ऐड करना है टोनी? नहीं, थैंक यू। ऑलराइट, गौतम, ओवर टू यू। या सो टोनी, आपका 29,500 का सिप है अभी, और आप वो सिप में 8,000 और बढ़ा सकते हैं। आपके गोल्स का टोटल मूल्य कुछ 7-8 करोड़ का है। तो बहुत गैप है आपकी सेविंग और आपके टारगेट गोल्स पे। तो मैं अभी क्या बोलता हूँ, आपको फंड्स बता देता हूँ, क्या आप फंड्स में चेंजेस कर सकते हैं। बट आप अपना अमाउंट थोड़ा और बढ़ाएंगे, फिर आप गोल्स की तरफ ज्यादा जल्दी पहुंच पाएंगे। तो आपका एक्सिस ब्लू चिप फंड जो है वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में शिफ्ट कर दीजिए। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड जो है, जो ELSS है, अगर वो क्लियर हो गया है, 3 साल कंप्लीट हो गया, तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में शिफ्ट कर दीजिए। सेम चीज मैं बोलूंगा मेरे एसेट टैक्स सेवर और इन्वेस्को टैक्स सेवर और आदित्य बिरला टैक्स 96, अगर ये ELSS फंड्स का 3 साल कंप्लीट हो गया है तो इन तीनों को आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में शिफ्ट कर दीजिए। तो ये आप चेंजेस कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपका लार्ज कैप का एलोकेशन पोर्टफोलियो में बढ़ जाएगा और इसी एलोकेशन परसेंटेज के हिसाब से आप 8,000 और डाल सकते हैं। रहे आपकी गोल अचीवमेंट की बात, आपका अभी भी काफी गैप है रिक्वायरमेंट और इन्वेस्टमेंट वैल्यू के बीच में। तो ये गैप अभी हम कम करने की सोच सकते हैं, मगर लंबे अरसे वाले जो गोल्स है उनके लिए हम ज्यादा बेहतर अभी प्लान कर सकते हैं। जैसे आपका रिटायरमेंट हो गया और आपकी डॉटर की मैरिज हो गई, डॉटर 1 और 2 दोनों की मैरिज, ये गोल्स के लिए आप ये पैसा एलोकेट कर सकते हैं। बस आप 10% 20% से अपना सिप का मूल्य बढ़ाने की कोशिश करिए हर साल। ऑलराइट टोनी, ऑल द बेस्ट। आपके पोर्टफोलियो में जो बदलाव रेकमेंड किए गए हैं उन पर अमल कीजिएगा, लेकिन पहले झटपट आपको बता देते हैं व्हाट्सएप नंबर जो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश होगा। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको अपने सवाल हमें भेज देने हैं। इतना ही नहीं, यूट्यूब पर आप हमारे शोज़ लाइव देखते आ रहे हैं और वहाँ पर भी अपने सवाल अगर छोड़ना चाहते हैं तो यूट्यूब के कॉमेंट बॉक्स में जाइएगा और अपने सवाल वहाँ पर छोड़ दीजिएगा। बहरहाल नवीन कुमार का सवाल जो कि यूट्यूब के जरिए आया है, हर्ष के लिए हम लोग लेते हैं। और 5 स्कीम्स में निवेश कर रहे हैं, 15,000 की SIP है, 10 साल में कितना रिटर्न मिलेगा, ये इनका सवाल है। और जो स्कीम्स हैं हर्ष, आपके पास डिटेल्स होंगी, आईसीआईसीआई प्रू टेक, SBI कॉन्ट्रा, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप, SBI ब्लू चिप। बताएं। कविता, इनके पोर्टफोलियो का जो स्कीम्स है वो अपने आप में ठीक है। मैं एलोकेशन पे कमेंट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप देखें तो 30% इनका जो एलोकेशन है वो टेक्नोलॉजी फंड पे है। तो ये मान के चल रहा हूं कि ये टेक्नोलॉजी फंड में एक सेक्टर फंड जो है उसमें निवेश करना चाहते हैं और 30% एलोकेशन रखना चाहते हैं। अगर ये सही है तो ये इस तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर इन्होंने सोच समझ के या ऐसे कॉन्शियसली डिसीजन नहीं लिया है, सिर्फ रिटर्न्स देखते हुए इन्होंने टेक्नोलॉजी फंड में इतना एलोकेशन किया है, तो इन्हें थोड़ा बदलाव करने की जरूरत होगी। सो दूसरे फंड्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ा दें जो इनके पोर्टफोलियो उसी में, और टेक्नोलॉजी से थोड़ा कम करें। अगर सोच समझ के किया तो फिलहाल जैसा है वैसा कंटिन्यू करते रहे। जो इनका 12% से अगर हम इनके पोर्टफोलियो को देखते हैं कि ये ग्रो करता है, तो 10 साल बाद ही करीबन 30 से 35 लाख रुपए एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने इस इन्वेस्टमेंट से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। स्वामी साहब, नमस्कार सर, क्या हालचाल? नमस्कार, ठीक है मैडम। थैंक यू, आपने अपना सवाल हमें दिया सर। आपकी डिटेल्स मेरे पास हैं, 3 फंड्स की डिटेल्स, SBI डिविडेंड यील्ड फंड, आप SBI मिड कैप और SBI स्मॉल कैप में भी डाल रहे हैं, और आपको 2 SBI के ही लार्ज कैप फंड
के बारे में जानना है, और बाकी डिटेल्स आपने दी हैं। 75 लाख इन्वेस्टमेंट्स, 5 इयर्स एंड अबव का आपका टाइम होराइजन है, और बाकी आपको अपनी बेटी की शादी के लिए भी कुछ पैसे इकट्ठा करने हैं। चलिए, थैंक यू, आपने अपना सवाल हमें दिया। मेरे ख्याल से मैं सीधा हमारे एक्सपर्ट की ओर रुख करती हूँ और आपका जवाब लेती हूँ। गौतम। तो स्वामी जी, एसबीआई के लार्ज कैप फंड्स भी अच्छे हैं, एसबीआई ब्लू चिप फंड अच्छा है, एसबीआई फ्लेक्सी कैप भी अच्छा है, मगर मैं बोलूंगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप हमारे रिसर्च के फेवर्ड है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड फेवर्ड है। आपका एएमसी का कंसंट्रेशन भी उतना ज्यादा होने की जरूरत नहीं है, तो आप वो भी देख सकते हैं। स्वामी जी, और कोई सवाल पूछना है आपको गौतम को? आपको सलाह समझ में आ गई? ये 75 लाख को अभी लमसम में किन फंडों में डिस्ट्रीब्यूट करना मैडम, ये बताइए। गौतम, फंड्स के नाम आप क्विकली बता देंगे इनको? तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप में 22.5 लाख डाल दीजिए, बंधन कोर इक्विटी फंड में 11.25 लाख, एसबीआई मिड कैप में 9.75 लाख, एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड में 9 लाख, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में 12.5 लाख एंड फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड में 10 लाख। चलिए, तो ये सलाह आपके लिए स्वामी साहब, ऑल द बेस्ट। हरभजन जी का मैं सवाल लूंगी, इन्होंने हर्ष के लिए अपना सवाल भेजा है और ये भी यूट्यूब के जरिए अपना सवाल पूछना चाह रहे हैं। 6 स्कीम्स हैं, 21,000 की एसआईपी है, क्वांट का स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, मोतीलाल मिड कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, महिंद्रा मनीलाइफ का मल्टी कैप है और पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है। चलिए, डिटेल्स उन्होंने दी हुई हैं और 4 से 5 करोड़ 10 से 15% की स्टेप अप भी करेंगे ये सालाना। हर्ष। तो कविता, अगर हम इनकी मेथोडोलॉजी देखें ना, अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए उन्होंने मिड कैप और स्मॉल कैप में पर्टिकुलरली 2-2 स्कीम्स ले रखी हैं और अलग अलग फंड हाउसेस से ले रखी हैं। तो ये स्ट्रैटेजी अच्छी है कि क्योंकि मिड एंड स्मॉल कैप में स्टॉक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इन्होंने 2 अलग अलग फंड हाउसेस से एक्सपर्टीज लेने की कोशिश की है। मैं एक कदम आगे जाऊंगा, मैं इनसे कहूंगा कि जब ये 2 स्कीम ऐड कर रहे हैं तो क्यों ना एक एक्टिव और एक इंडेक्स फंड ऐड करें, इंडेक्स मिड कैप इंडेक्स एंड स्मॉल कैप इंडेक्स। तो इनके पास एक्टिव और पैसिव स्ट्रेटेजी के दोनों उनके पोर्टफोलियो में मिड एंड स्मॉल कैप में भी हो जाएगा। सो अगर ये बदलाव करना चाहे तो निपॉन स्मॉल कैप की जगह पे वो निपॉन का ही निपॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ले, तो इन्हें फंड हाउस में खाली स्विच करना होगा और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की जगह पे मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। तो एक इनके पास एक्टिव मिड कैप होगा, एक पैसिव, एक एक्टिव स्मॉल कैप और एक पैसिव। तो इन्हें दोनों स्ट्रेटेजी इनके पोर्टफोलियो में मिल जाएगी। बाकी सारी स्कीम्स ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी इन्होंने एक एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो भी इनके पास है जिनकी एसआईपीस इन्होंने बंद कर रखी है, स्कीम में इन्वेस्टेड हैं। तो मेरा सुझाव होगा धीरे धीरे उन पुरानी स्कीम्स में से निकले और नई स्कीम्स जो अभी इनके पोर्टफोलियो में उसमें कंसोलिडेट कर ले। तो हर साल का जितना 1 लाख रुपया जितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का प्रॉफिट होता है इनका, उतना कैपिटल ये निकाल ले और ये एग्जिस्टिंग करंट म्यूचुअल फंड्स में उसको री इन्वेस्ट कर ले। तो इनका धीरे धीरे पोर्टफोलियो भी कंसोलिडेट हो जाएगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का इंपैक्ट भी इनके ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि ये 1 लाख रुपए तक की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जितना रिडीम करेंगे। राजेंद्र का सवाल मैं लूंगी, फोन लाइन पर हमारे साथ है। नमस्कार सर, क्या हालचाल? बढ़िया मैम, बढ़िया। हेलो। चलिए सर, जी 25 लाख का आपका गोल है सर, कितने साल में आप इकट्ठा करना चाहते हैं 25 लाख? 10 साल में सर मैम। 10 साल में ना, ठीक है। अभी आप जो एसआईपी कर रहे हैं ये 2,500 रुपए हर फंड में कर रहे हैं या कैसे आपने विभाजित कर रखा है? ठीक है, 500 में कर रखे हैं। ठीक। चलिए ठीक है, मेरे पास आपकी जानकारी है। अब एक्सपर्ट के पास भी इस सवाल के सारे डिटेल्स हैं। गौतम, तो आप 10,000 रुपए महीने कर रहे हैं 8 साल से और आपको 25 लाख का सिप करना है। आपके पूरा टेन्योर जो है 11 साल का है आपकी रिटायरमेंट तक, तो आपका 27 लाख के आसपास 12% के रेट से बन जाएगा मूल्य। तो आप अपना टारगेट तो अचीव कर लेंगे। बस थोड़े फंड्स में मैं सुझाव दूंगा कि आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप जो 2,500 है उसमें से 1,000 आप कम कर दीजिए और क्वांट स्मॉल कैप में जो 2,500 वहां से भी आप 1,000 कम करके और निपॉन इंडिया मल्टी कैप में जो आप 2,500 डाले वहां से 1,500 कम कर दीजिए और ये मूल्य आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप में डाल दीजिए। आपका एलोकेशन ब्लू चिप में कम है, पोर्टफोलियो में ना के बराबर है, तो इसलिए हमें वो बढ़ाना है। मिड और स्मॉल कैप में आपका 50% एलोकेशन से ज्यादा ही है।
गौतम, ये पीपीएफ में भी पैसे डाल रहे हैं और साथ में ये भी जानना चाह रहे हैं कि क्या पीपीएफ के पैसे वो एसआईपी में डाल सकते हैं या डाइवर्सिफिकेशन के लिए, क्योंकि इक्विटी पोर्टफोलियो है इनका, इनकी उम्र 57 भी है, तो क्या एसआईपी में, क्या पीपीएफ में अपना निवेश बरकरार रखें या वो अमाउंट भी ये किसी टैक्स सेविंग में ही, अगर इक्विटी में ही टैक्स सेविंग चाहते हैं तो ईएलएसएस इनके पास एक बेहतरीन विकल्प होगा? तो ईएलएसएस भी अच्छा ऑप्शन है, या तो पीपीएफ का मूल्य ये डेट म्यूचुअल फंड में भी डाल सकते हैं, जहां पे इनका एसेट एलोकेशन फिर चेंज नहीं होगा। पीपीएफ का मूल्य डेट में आ जाएगा, सेफ्टी भी रहेगी थोड़ी सी, पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन भी होगा। तो यहाँ पर कौन सा आप फंड रेकमेंड करेंगे ईएलएसएस के लिए? तो ईएलएसएस के लिए मैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टैक्स सेवर फंड रेकमेंड करूंगा, और अगर डेट में कोई भी आप देख लीजिए जो शॉर्ट टर्म फंड रहेगा उसमें आप निवेश कर सकते हैं। और राइट राजेंद्र जी, ऑल द बेस्ट। जो बदलाव बताए गए हैं आप उन पर अमल कीजिएगा। कोई सलाह समझ नहीं पाए हैं तो हम ये शो जो है यूट्यूब पर भी डालते हैं, प्लेलिस्ट में जाइएगा, आज का शो और पुराने शोज भी आपको मिल जाएंगे। और न सिर्फ फंड्स पर सलाह बल्कि तमाम फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर सीख भी दर्शकों को हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। शो को आगे बढ़ाते हैं और रुख करते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। हर्ष, बताइए आपका गुरु मंत्र क्या है निवेश का? जी हाँ, कविता, मैं एक ही चीज बताऊंगा, जब हम एक फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं और उसे एक्शन में डालते हैं, उसके बाद हमने कई निवेशकों को देखा है कि वो उस बारे में पूरा भूल जाते हैं। उनकी इनकम जो है वो बढ़ती रहती है लेकिन उनकी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू नहीं किया। अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को हर एक रेगुलर इंटरवल्स पे रिव्यू करें, जहां आपको बढ़ाने की जरूरत पड़े वहां इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाइए। पर्टिकुलरली इंश्योरेंस के लिए भी मैं कहूंगा कि मेडिकल की जो पॉलिसीज हैं, जो आपने 5 साल पहले या 2 साल पहले ले रखी होंगी, खर्चे काफी बढ़ जाते हैं। तो आपके अगर मौका मिलता है तो सम इंश्योर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट के जो कॉस्ट है उसके लाइन में, इन लाइन ऑफ दैट, आप उसको अपना मेडिकल का कवर भी और लाइफ इंश्योरेंस कवर भी बढ़ाते रहेंगे। पोर्टफोलियो को रिव्यू रेगुलरली करते रहें, साल में एक बार या 2 साल में एक बार। जी चलिए, गौतम। मैं सिंपल बोलूंगा कि निवेश जब करते हैं तो रिटर्न से ज्यादा ध्यान आप निवेश के समय पर दीजिए। अगर आपने 1 लाख निवेश किया है 10 साल के लिए, जहां पे आपको 15% रिटर्न मिल रहा है सालाना, और एक और केस में आपने 1 लाख निवेश किया 15 साल के लिए, जहां पे 10% आपको रिटर्न मिल रहा है सालाना, तो लंबे अरसे वाले में आपका ज्यादा मुनाफा होगा, ज्यादा फायदा होगा, रिटर्न भले ही कम हो। तो ये आप ध्यान में रखिए कि रिटर्न से ज्यादा निवेश का समय ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। चलिए, इसी के साथ धन्यवाद आप दोनों का, आपने शो में शिरकत की, दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। मुझे भी इजाजत दे, अपने सवाल लगातार हम तक पहुंचाते रहें। नमस्कार।